और जगदीप धनखड़ राजस्थान के एक छोटे से गांव से निकले और देश के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे। उनका जीवन बड़ा ही संघर्ष वाला रहा। एक किसान के घर में जन्मे जगदीप धनखड़ हमेशा खुद को गर्व के साथ एक किसान का बेटा बताते हैं। जीवन में तमाम उतार चढ़ाव उन्होंने देखे और उन उतार चढ़ावों को देखने के बाद उपराष्ट्रपति ने अचानक इस्तीफा दे दिया तो अब पूरा देश उनके इस फैसले से सन्न है, हैरान है। जगदीप धनखड़ भारतीय राजनीति का एक ऐसा चेहरा जो गांव की गलियों से निकला और देश के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचा। वकालत से राजनीति, सांसद से मंत्री और फिर उपराष्ट्रपति तक का सफर। कानून की पढ़ाई से सियासी दांवपेच तक में महारत रखने वाले जगदीप धनखड़ को देवीलाल सक्रिय राजनीति में लेकर आए। साल 1989 में झुंझुनू से सांसद बने और वीपी सिंह सरकार में मंत्री पद दिया गया। साल 1991 में कांग्रेस की टिकट पर अजमेर सीट से लोकसभा चुनाव हार गए। 2 साल बाद 1993 में राजस्थान की किशनगढ़ सीट से विधायक चुने गए। 1998 में झुंझुनू लोकसभा सीट से हारे। 2003 में बीजेपी में शामिल हुए और 2016 में पार्टी की लीगल सेल के हेड बने। 2019 में उन्हें पश्चिम बंगाल का 21वां राज्यपाल बनाया गया। फिर 2022 में वो देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद पर काबिज हुए। राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 को जन्मे धनखड़ एक हिंदू जाट परिवार में पले बढ़े और खुद को किसान का बेटा कहते हैं। किसान के घर में पैदा हुआ, तात्कालिक हालात देखे, पढ़ने के लिए 6ठी क्लास में 6 किलोमीटर पैदल जाना, स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे की पढ़ाई करना, भारत के लोकतंत्र के लिए ये एक मेजर माइलस्टोन मानता हूं। जगदीप धनखड़ की पहचान एक वरिष्ठ वकील के तौर पर भी रही। उन्होंने साल 1979 में राजस्थान बार काउंसिल के एडवोकेट के रूप में अपना नामांकन कराया। साल 1990 में वो राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से सीनियर एडवोकेट नामित किए गए। साल 1990 से वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत करने लगे। 1996 राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे। कोर्ट की प्रैक्टिस में भी धनखड़ का डंका बोलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सतलुज नदी जल विवाद में हरियाणा सरकार के वकील बने। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में अहम भूमिका निभाई और उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कई मौकों पर न्यायपालिका के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। We cannot have situation where you direct President of India and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land, have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces.
available to judiciary 24/7. जगदीप धनखड़ का सख्त अंदाज कई बार उनके और सामने वाले के बीच बहस का मुद्दा बन जाता था। पश्चिम बंगाल के बतौर राज्यपाल उनकी राज्य की ममता बनर्जी सरकार से तीखी नोकझोंक होती रही है। इस वजह से वो लगातार सुर्खियों में भी रहे थे। ये सिलसिला उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी जारी रहा। विपक्ष के नेताओं को अपनी हरकतों के लिए कई बार उनके गुस्से का सामना करना पड़ा। मिस्टर डेरेक ओब्रियन, you are shouting at the chair. Your conduct is ugliest in the house. You are shouting at the chair. I condemn your action. Next time I will show you the door. How dare you shout at the chair? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. राज्यसभा में ऐसे कई मौके आए जब कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बीच मुद्दों और बोलने को लेकर तीखी बहस हुई। खड़गे जी, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता। यू कैन नॉट एवरी टाइम रन डाउन द चेयर, यू कैन नॉट एवरी टाइम शो डिसरिस्पेक्ट टू द चेयर। आप अचानक खड़े होते हैं और कुछ भी कह देते हैं, मेरी बात को समझते भी नहीं है। Never in the history of this country, never Khadgeji in the history of parliamentary democracy and Rajya Sabha proceedings, there has been such disregard of the chair as from you. You are forcing me, and I have said so on a number of occasions. You take it in a manner which is wrong. Time for you to reflect. Now, जया बच्चन के साथ उनकी नोकझोंक चर्चाओं में रही है। पिछले साल मॉनसून सत्र के दौरान नाम बदलने के सुझाव पर हुई बहस खूब वायरल हुई। बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर, मुझे माफ करिएगा, मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. And I remember when I went to school. Jayaji, take your seat. Jayaji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. One second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jayaji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सभापति के रूप में सख्ती बरतने में कहीं कमी नहीं की। उन्होंने सदन के अंदर हंगामे को लेकर कई बार नसीहत दी। 135 करोड़ जनता हम पर हंस रही है। 135 करोड़ जनता आज के दिन चिंतित है, चिंतन कर रही है, मंथन कर रही है कि क्या प्लीज ऑनरेबल मिनिस्टर, क्या हमारा ये स्तर हो गया है कि हम एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते? हो सकता है किसी के विचारों से कोई सहमत न हो सकता है आवेश में बाहर कोई बात कह दी गई हो सकता है बात का आधार हो निराधार हो सकता है बात के ऊपर दो मत हो, पर उसका मतलब यह नहीं है कि नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस, प्रतिपक्ष के नेता बोले तो इधर से डिस्टर्बेंस। ये टिट फॉर टैट है क्या? वी आर नॉट चिल्ड्रन। 21 जुलाई को जब जेपी नड्डा ने कार्रवाई को सदन के रिकॉर्ड से निकालने की बात कही तो विरोधियों ने इस पर जमकर चुटकी ली। इसके बाद धनखड़ ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लिया और देर शाम उनके इस्तीफे की चिट्ठी आ गई।